नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा जो हमारी 7वीं है उसकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत उसका पाठ 3 हिमालय की बेटियां। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, वो भी लिखित रूप में। तो हम बिना समय व्यर्थ करे हम लिखित रूप में हिमालय की बेटियां जो एक चैप्टर है जिसमें हिमालय की नदियों के बारे में बात की गई है और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर लिखित रूप में करेंगे। तो अगर आपने चैप्टर नहीं देखा हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमसे जुड़ी हुई सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है लिखित रूप में जो है उत्तर आएगा, आपके सामने देख लीजिए जी। तो आपके सामने उत्तर है कि नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। हम कहते हैं ना गंगा माँ, यमुना माँ, इस प्रकार से नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है। जैसे माँ हमारा लालन पालन करती है ना, हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, ऐसे ही जो नदियां हैं वो अपने जल से माँ की तरह हम लोगों को पोषण करती है। हमारे खेतों को सींचती हैं जहाँ से हमें खाना मिलता है। लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि काफी पुरानी है। और उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं, तो बेटी के, प्रेयसी के और बहन के रूप में भी देखते हैं नागार्जुन। ठीक है, तो अब प्रश्न क्रमांक 2 है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो आपके सामने है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की 2 ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। ठीक है, इन्हीं 2 नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। मतलब आप अगर देखेंगे तो बहुत बड़े क्षेत्र में ये लोगों को पानी पहुंचाती है और खेतीबाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़े क्षेत्र में ये पानी की उपलब्धता करती है। और कहा जाता है कि ये 2 ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुए हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। मतलब कि इतने ज्यादा सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं हमारी, ठीक है, एक तो आप देखेंगे कि ये दोनों नदियां ट्रांस हिमालयन नदियां हैं, मतलब हिमालय के पार से ये निकलती हैं। और आप उसमें देखेंगे कि इन दोनों नदियों में पूर्ण रूप से हिमालय का पानी है, मतलब हिमालय से पिघली हुई बर्फ है। इसलिए लेख के अनुसार अगर हम देखे जाए कि ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं, क्योंकि पाठ में हमने पाठ के आधार पर देखना है, तो पाठ के आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई ये नदियां हैं। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनका महत्व है। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। ठीक है, अपने में समाने के लिए समुद्र में सारी नदियां समा जाती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें गर्व महसूस होता है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न हमारे हो गए। तो आपके सामने पहला हो गया है, दूसरा हो गया है, और तीसरा अब आपके सामने हम करने जा रहे हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, और इसके बाद में हम चौथा भी देखेंगे कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो साथियों, यहाँ पे काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है, इसका उत्तर है कि नदियां युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही है। मतलब युगों युगों से, हम कहते हैं ना भाई कलयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, तो ऐसे युगों युगों से
ये जो हमारी नदियां हैं ये हमारे लिए कल्याणकारी है, हमें पानी उपलब्ध कराती है, जल उपलब्ध कराती है, जो कि आपको पता है हमने 6th क्लास में ही पढ़ा था कि पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह, जीवनदायिनी ग्रह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जल और वायु है। तो अगर जल होगा तभी यहाँ पर जीवन हो सकता है, और मानव जीवन के लिए नदियां हमें मीठा जल प्रदान करती हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। आप ना वीडियो को आराम से पॉज करके, आप आराम से क्वालिटी को बढ़ा के वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं उत्तर, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा जल्दी देखनी है वीडियो तो आप वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, और आपको लगे कि वीडियो बहुत तेज है तो धीमे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहा थे इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है, इसलिए नदियां माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी है। भाई नदियों का जल क्यों कल्याणकारी है, क्यों पवित्र है? क्योंकि यह हमारी कृषि के लिए, हमारे जीवन के लिए जल की उपलब्धता कराता है, उर्वरा शक्ति बढ़ाता है धरती की, इसलिए कल्याणकारी है। मानव नदी को दूषित करने के में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु उसके बावजूद भी अपार दुख, मतलब बहुत सारा दुख, गंदगी, अवहेलना मतलब आप देखते होंगे कि नदियों के अंदर कैसे हम बहुत सारी चीजें मिला देते हैं, कूड़ा करकट डाल देते हैं, अवहेलना करते हैं। सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। मतलब पूरे इस धरती पर जितने लोग हैं उनकी माता, लोक माता, ठीक है। मतलब पूरे जनता की, इस धरती पर जितने भी लोग हैं उन सबकी माता का दर्जा दिया है नदियों को, ठीक है। क्योंकि वह इतनी कल्याणकारी है और इतनी पवित्र है और सब कुछ करती है मनुष्य के लिए, सब कुछ। चाहे मनुष्य उसके लिए प्रेम की भाव से देखता है या नहीं देखता, लेकिन नदियां अपना प्रेम पूर्ण रूप से मनुष्य को देती है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, ठीक है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय के अनुपम छटा की, नदियों के अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। देखिए जो ये है ना, ये आप देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल, ये पेड़ है, ठीक है। आपने चीड़ का पेड़ सुना होगा, सफेदे का तो आपके आसपास भी मिल जाएगा आपको। देवदार के पेड़ बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः देवदार, चीड़, ये चिनार वगैरह तो पहाड़ों में मिलते हैं, और सफेदा वगैरह आपको नीचे मैदानी इलाकों में मिल जाएंगे। तो हिमालय की यात्रा में ये सारी जो चीजों के बारे में लेखक ने प्रशंसा करी है। जंगल होते हैं, इन सब पेड़ों से भरे हुए, पौधों से भरे हुए, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां होती हैं। आप आराम से वीडियो को आप पॉज करके आप लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, ये लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय में निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं, ठीक है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी है। मैदानी क्षेत्र में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसका ज्वलंत उदाहरण है, मतलब करंट उदाहरण है। आप देख सकते हैं, आपको पता है कि 1947 में, तो आज से मतलब 70 साल पहले, या आप 70 साल से भी अधिक समय हो गया, तब भारत की जो स्थिति थी बहुत अलग थी, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी नहीं थी और इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। अभी आवश्यकता बढ़ने के कारणवश, जनसंख्या बढ़ने के कारणवश लोगों की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जितने ज्यादा लोगों की आवश्यकता बढ़ गई है उतनी ज्यादा वह अवशिष्ट पदार्थों का अपशिष्ट छोड़ते हैं। अर्थात मतलब उनके जो आप देखेंगे कि सीवर है, ठीक है, और बड़े बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो उन सब का गंदा पानी, कूड़ा करकट और वह जो नाले हैं, ये सब नदियों में चले जाता है। और इतनी गंदगी हो गई है नदियों में कि अब आप मानेंगे नहीं कि इनका जो जल है मतलब बिल्कुल प्रदूषित हो गया है, एक तरीके से जहर की तरह हो गया है। लेकिन निरंतर बारिश के कारण जब वर्षा होती है, जब नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, तब इनके अंदर थोड़ी सी स्वच्छता आ जाती है।
लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रदूषित है नदियां। आगे चलते हैं। तो साथियों, हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और जबकि इसका तीसरा भी कर लिया हमने 1947 वाला भी। अभी हमारा सामने है लेक से आगे में नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों का से वर्णन, जो नदियों का वर्णन है, उससे करनी है। तो आपके लिए मैं 2 कविताएं लेके आया हूँ, छोटी सी, आपको आसानी भी कि ये जो कविताएं हैं आपको कहीं और नहीं मिलेंगी और आपको फिर तुलना अपने आधार पर करनी है। तो ये कविताएं हैं, ये मैं आशा करता हूं कि आपको दिख रही होगी अच्छे से, साफ सुथरी। आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी। ये जगदीश गुप्त जी की है कविता। वही उठती अरमियों से शैल मालाएं, वही अंत चेतना सा गहन वन विस्तार, वही उर्वर कल्पना से फूटते जल स्रोत, वही दृढ़ मांसल भुजाओं से कसे पाषाण, वही चंचल वासना सी बिचलित नदियां, पारदर्शी वही शीशे की तरह आकाश, और किरणों से झला जल, वही मुझको भेदते हिमकोण। तो जगदीश गुप्त जी ने थोड़ा ये हिमालय के बारे में है कि हिमालय में आपको पता है कि भैया वहाँ पे क्या है कि जल स्रोत फूटते हैं, मतलब झरने हैं बहुत सारे, ठीक है। और आप वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पे विचलित नदियाँ हैं, जो हमारे चैप्टर में है वही यहाँ पे भी है, भी नदियों के बारे में बताया गया है। उसके साथ में उन्होंने बताया है कि वहाँ पे आकाश बहुत साफ होता है, बिल्कुल पारदर्शी शीशे की तरह, और वहाँ की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, और जब वह हिमकोण, मतलब जो वह पर्वत जहाँ पे बर्फ है उनके ऊपर पड़ती है तो हिमकोण की आकृति बनाती है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे उन्होंने बताया है जगदीश गुप्त जी ने। आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद में एक और है, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। मतलब हिमालय क्या बता रहा है? हिमालय बता रहे हैं कि डरो ना आंधी या पानी से, ठीक है। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, मतलब आंधी आएगी, तूफान आएंगे, पानी आएंगे, बारिश आएगी, कुछ नहीं डरना। खड़े रहो तुम अविचल होकर, मतलब बिना हिले डोले, सब संकट तूफानी में, तूफानों में, संकटों में खड़े रहो। डिगो ना अपने प्रण से तुम, मतलब जो आपने ठान लिया है उससे आपको डिगना नहीं है, उससे हिलना नहीं है। सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। मतलब अगर तुम डिगोगे नहीं तो तुम भी ऊपर उठ सकते हो, एक अच्छी जगह पे पहुंच सकते हो और आसमान की तारों को छू सकते हो। अचल रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। मतलब जो व्यक्ति अपने पद से नहीं हटता है वह हमेशा सफल होता है, उसको सफलता मिलती है, चाहे वह जिए या मरकर लड़कर, उसको सफलता जरूर मिलती है। नदियों और हिमालय से संबंधित अन्य कविताओं का चयन एवं पाठ में नदियों का वर्णन आपको खुद करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया, 2 कविताएं हो गई। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये और इससे पहले जो है ये दोनों ही आपके काम आएगी और आप इसको आराम से पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हो। आपको भी थोड़ा सा बहुत सारी चीजें सीखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने नदियों और हिमालय की अनेक कविताएं जो हैं उसमें 2 कविताओं के बारे में थोड़ी सी हमने विस्तृत से थोड़ी सी बात कर ली थी, जगदीश गुप्त जी की। और ये लेख हो गया है गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, देखिए, और रामधर सिंह दिनकर की कविता हिमालय, जयशंकर प्रसाद की जो कविता है हिमालय के आंगन में। ये आपको लाइब्रेरी से बुक लेनी है, और या लाइब्रेरी में अगर आपको बुक ना मिले तो आप गूगल पे टाइप कीजिएगा, आपको ये पूरी कविता आ जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर हम एक एक कविताओं को डिस्क्राइब करेंगे, तो एक पार्ट में ही अगर हम 4 कविताएं करेंगे तो इसके प्रश्न उत्तर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको स्वयं से करना है। प्रश्न 4 है आपके सामने, हम इसका उत्तर देखते हैं। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मक क्यों कहा है। मतलब जो कालिदास बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी है, उन्होंने हिमालय को देवात्मक क्यों कहा है। उत्तर आपके सामने है। ये उत्तर आपके सामने है कि हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण हिमालय में
देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। आपको पता है ना, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत, ये सब कहाँ है? ये सब हिमालय पर्वत पे। और हम क्या कहते हैं कि जो शिव शंभु हैं हमारे, जो भोलेनाथ हैं, महादेव हैं, जिनकी पूरा विश्व में आपको पता है कि बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन उनका जो वास है, मतलब जो उनका निवास स्थान है, हम उसको कैलाश पर्वत को मानते हैं, जो कि कैलाश पर्वत हिमालय के अंदर है। इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है, ठीक है, कि वहां पे देवता वास करते हैं। आगे हम चलते हैं, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। भाषा की बात, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों, बिल्कुल, मतलब अब तो वो श्राप ही दे देंगी, ऐसी देवी सी लग रही थी दादी माँ, ठीक है। दूसरा, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने से सजीव खिलौने, मतलब बच्चे इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे सोने के खिलौने हो, ठीक है। ये पाठों के अंदर से ऐसी पंक्तियां हैं, तुलनात्मक पंक्तियां। मतलब देखिए कि भैया देवी सी लग रही थी। कौन देवी सी लग रही थी? दादी माँ, ठीक है। सोने जैसे सुंदर खिलौने कौन लग रहे थे? बच्चे लग रहे थे, ठीक है। तो ये जो है तुलनात्मक प्रयोग है, ठीक है। अभी देखो, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि वह कंचे जो हरी लकीर वाले हैं, गोल हैं, बिल्कुल कैसे दिखते हैं? आंवले जैसे दिखते हैं, ठीक है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहां रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। मतलब जो उनके भाषण है बड़े मियाँ के, बिल्कुल कैसे हैं? एक तूफान मेल की तरह, बिल्कुल चलते रहते, रुकते नहीं है। संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। मतलब भैया इतनी जल्दी बीत जाती है शाम, इतनी सुंदर है, ऐसा लगता है सपना हो। तो संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे, ठीक है। अगले उत्तर पर चलते हैं हम। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से सजीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने था। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता का। भाई मतलब अब इनको नाम देने की वजह से अब आप क्या है कि निर्जीव वस्तुएं भी ऐसी लगती है कि वो जीवित है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लगेंगी बिल्कुल। तो ऐसे ही हम कुछ उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण है आपके सामने, आप देखिए कि नदियां संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। कैसी प्रतीत होती है नदियां? महिला की भांति। जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। कि भाई हिमालय की गोद में, मतलब जैसे एक तरीके से हिमालय पिता है, तो पिता की गोद में या माँ की गोद में बच्चियां कैसे खेलती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि भैया जिन्होंने पालन पोषण किया वो हिमालय नदियों के पिता के समान, ठीक है। और जो समुद्र है वह दामाद के समान, मतलब क्योंकि सारी नदियां अंत में जाके उनसे मिल जाती हैं। किससे? समुद्र से, सी से, है ना। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुमता होगा, ठीक है, कि मतलब अपनी बेटियों के लिए कितना सोच विचार करता होगा। तो बूढ़ा हिमालय अपनी बेटियों के लिए कितना सिर धुमता होगा। आगे चलते हैं। देखिए आपके सामने हमने ये दोनों ही कर लिए हैं, देखिए, ठीक है, कि लेखक ने आपके सामने सम्राट महिला वाला हमने कर लिया है, और हिमालय कंधे पर चढ़कर कैसे उदाहरण, ये भी हमने कर लिया है। अब अगला है कि पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। मतलब आपको पता है कि विशेषण और विशेष्य, मतलब विशेष्य क्या होता है? कि जिसकी संज्ञा, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है विशेष्य है, और जो
जिस शब्द के द्वारा उसकी विशेषता बताई जा रही है वह क्या है, वह विशेषण है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो इसके अंदर क्या है, मूसलाधार जो है वह वर्षा के बारे में पहले ही बताया गया है, तो अब बाकियों के लिए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो संभ्रांत की अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, संभ्रांत महिला, तो अभी देखो भाई संभ्रांत महिला से जोड़ दो आप। ठीक है, चंचल क्या है, चंचल आपके सामने हमने पाठ में पढ़ी थी, नदियां हैं, तो नदियां जो है विशेष्य होगी, और कैसी नदियों की विशेषता क्या होगी, वो चंचल है। ठीक है, अभी जंगल कैसा होता है, समतल होता है या घना होता है, तो आपको पता है कि जंगल जो होता है वह घना होता है। ठीक है, तो आपके सामने जंगल भी, जंगल की विशेषता की घना है, और आंगन कैसा है, समतल है। ये आपके सामने उत्तर हो गया। आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। आगे चलते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। भाई द्वंद्व समास क्या होते हैं? ठीक है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब जो दोनों पद होंगे राजा और रानी दोनों प्रधान है। ठीक है, और इनके जो बीच का शब्द होता है ना, और ये हट जाता है। अभी हमें अपने पाठ में से कुछ ये ढूंढना है। ठीक है, और उसके बाद में हम इसको वर्णमाला क्रम में भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम एक बार। देखिए जी, आपके सामने उत्तर है छोटी और बड़ी, तो इसको छोटी बड़ी कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, दुबली और पतली, दुबली पतली हो गया। भाव और भंगी को भाव भंगी हो गया। ठीक है, माँ और बाप। ठीक है, तो माँ बाप। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, आपके सामने है। और एक आप और कर सकते हैं, नंग धड़ंग। ठीक है, तो लेकिन ये बीच में आएगा क्योंकि सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, तो आप इसी को ही लिख लीजिए। ठीक है, पाठ के अंतर्गत और भी थे, तो लेकिन हमने वही समास जितने हमें 4 मिल गए वही बहुत है। ठीक है, तो आप इसी को लिख सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं। नदियों को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के अंग संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दीन मतलब भाववाचक। ठीक है, अब आपके सामने भैया ये भी नव का मतलब नया, और उसका उल्टा कर दोगे तो वन बन जाएगा, मतलब जंगल, और जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पूरी जाति को समझा रहा है। राम, अभी ये क्या हो गया, राम का उल्टा मरा, ये भाव को बता रहा है। ठीक है, राही का उल्टा हीरा। ठीक है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब किसी पदार्थ को बता रही है। धारा का उल्टा राधा। ठीक है, बिल्कुल देखो ना, आप उल्टा लिखोगे ना, वन है। ठीक है, वन को उल्टा करोगे तो नव होएगा। ठीक है, नव मतलब नया होता है, लेकिन वन, अभी हम वन बना दिया हमने, तो वन क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, राधा, धारा से राधा बन गई, राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नामी, नामी से मीना बन गई। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति का बोध करा रही है। ठीक है, तो आप सीधी सी बात है, आपके सामने उत्तर है, ये कंप्लीट हो गया। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का नाम दूसरे रूप में बेत्रावर्तित है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर नामों के अन्य रूप भी लिखिए। ठीक है, तो भैया लिखो कैसे, देखो भैया आपके सामने सीधा उत्तर ही लेके आते हैं हम, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, सतलुज शतद्रुम। ठीक है, सतलुज शतद्रुम, ये इसका वर्तमान नाम है। ठीक है, याद रखना आपको। झेलम को क्या कहते हैं, झेलम को कहते हैं वितस्ता। रोपड़ को रूपपुर पहले कहते थे। ठीक है, अजमेर अजमेरू पहले कहते थे। बनारस अभी है, पहले वाराणसी कहते थे। ठीक है, बिपाशा चिनाब। तो आपके सामने हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कि समय के अनुसार नाम बदलते गए। आगे चलते हैं मित्रों, और ये हमारा अंतिम, तो दोस्तों आपके सामने अभी हमारा अंतिम प्रश्न है, और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में
बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग को और ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य आप देखोगे नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कहीं गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद ये बात ना आ सके। ठीक है, शायद ही ये बात आई होगी, ऐसा है ना कि शायद ही ये बात आ सके, मतलब नकारात्मक है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि उनके ख्याल में शायद ये बात ना आ सके। ठीक है, हम ना का इस्तेमाल कर सकते हैं ही हटाकर। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक संख्या वाक्य में कई बार नहीं के अर्थ पर हम क्या लिखते हैं, इस्तेमाल नहीं होते। जैसे महात्मा गांधी कौन नहीं जानता। तो दोनों प्रकार, जैसे आप देखेंगे कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, दोनों प्रकार के वाक्य को समान 3 उदाहरण सोचो, इस दृष्टि से उनका विश्लेषण आपको करना है। तो उत्तर आपके सामने है। देखिए भाई, आपके सामने प्रश्न के आधार पर है। ठीक है, ही के प्रयोग वाले और नहीं के प्रयोग वाले। ठीक है, ही के प्रयोग वाले और ये नहीं के, वे शायद ही यह काम पूरा कर सके। ठीक है, उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूं। मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल हो, मतलब आपको पता है कि मेरे ध्यान में तुम्हारा ख्याल ना आता हो। ठीक है, मैं उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ, मतलब उन्हें शायद पता ना हो कि मैं अस्वस्थ हूँ। तो ही का प्रयोग हो गया, ना की जगह हमने ही इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरे, इसमें क्या देखेंगे, नहीं के प्रयोग वाले वाक्य। कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता है, मतलब सब जानते हैं। आज मोदी जी को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं पहचानता है, मतलब राजमाता के स्वभाव को सब जानते हैं। तो ये प्रश्नवाचक, उसके लिए भी क्या कर दिया इन्होंने, एक नहीं का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, चैप्टर खत्म हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप एंड तक बने रहे वीडियो में। आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक जरूर पहुंचाना ताकि उनकी हेल्प हो सके। इतनी अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेनेशन हुआ है इस चैप्टर का, मेरे ख्याल से आपके लिए वर्थफुल होगा, बहुत आपके लिए लाभकारी होगा। आप और चैनल को तो वीडियो के अंत में आपको एक अभी लिंक मिलेगा, आपके सामने भी एक लिंक आ जाएंगे, कुछ एक आपके सामने मैसेज आएगा, आप उसको पढ़िएगा और आप मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को विकसित कर सकते हैं। तो जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, वो मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को अच्छे तरीके से एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। और उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं और आपके स्क्रीन पे भी आ जाएंगे, तो आप वो भी आप देख सकते हैं। तो आपके लिए मैसेज आपके लिए है, आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ये मैसेज आपके लिए।